Good morning, all of you. Myself, Dr. Ramesh Meena, Assistant Professor, Government PG College, गंगापुर सिटी। बच्चों, हम BA पार्ट 3rd ईयर के सिलेबस के अनुसार प्रथम यूनिट के ग्रीक यूनानी थिंकर्स अरस्तु का अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अरस्तु के जीवन परिचय व उसकी रचनाओं का अध्ययन किया। अब हम कोटा विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा निर्धारित सिलेबस के अनुसार अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार। अरस्तु ने अपने क्रांति संबंधी विचार अरस्तु की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स के भाग 5th और 7th में क्रांति की चर्चा करता है। भाग 5th में क्रांति के कारण व भाग 7th में उपाय बताता है। चूँकि अरस्तु क्रांति के कारणों की अपेक्षा रोकने के उपायों पर अधिक बल देता है, इसलिए बारकर इसे रूढ़िवादी विचारक अर्थात यथास्थितिवादी विचारक भी कहते हैं, क्योंकि ये कारण पर ज़्यादा बल देता है। कारण की बजाय ये रोकने के उपायों पर अधिक बल देता है, इसीलिए इन्हें रूढ़िवादी विचारक बारकर कहते हैं। सबसे पहले हमें क्रांति के अर्थ का अध्ययन करेंगे। अरस्तु ने क्रांति का क्या अर्थ बताया है। अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ है संविधान या सरकार में परिवर्तन। वैसे तो हम सामान्य अर्थ में तो क्रांति का अर्थ लेते हैं समाज में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आधारभूत परिवर्तन से लेते हैं, लेकिन अरस्तु ने क्रांति का एक संकीर्ण अर्थ बताया है। संविधान या सरकार में परिवर्तन क्रांति है, यानी सिर्फ वो राजनीतिक परिवर्तन की बात करते हैं, यानी संविधान व सरकार में परिवर्तन की बात करते हैं। उन्होंने आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनों की चर्चा नहीं की। तो अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ है संविधान या सरकार में परिवर्तन। अरस्तु क्रांति की 2 प्रकारों की चर्चा करते हैं। एक तो संविधान या सरकार में संपूर्ण परिवर्तन, दूसरा संविधान या सरकार में आंशिक परिवर्तन, यानी क्रांति के 2 प्रकार बताता है। अब हम अरस्तु के क्रांति के कारणों की चर्चा करेंगे। अरस्तु क्रांति के 3 कारण बताते हैं: सामान्य कारण, विशेष कारण और विशेष व्यवस्था में विशेष कारण। सबसे पहले हम सामान्य कारण की चर्चा करेंगे। सामान्य कारण में वो असमानता और अन्याय की बात करते हैं। विशेष कारण में लोभ पर आधारित शासन, घृणा पर आधारित शासन, भय पर आधारित शासन, अत्यधिक अत्याचार, छोटी मोटी घटनाओं की अवहेलना, संविधान की अवहेलना, उच्च पद पर विदेशियों की नियुक्ति। विशेष व्यवस्था में विशेष कारण पर वो बल देते हुए कहते हैं कि राजतंत्र, जैसे विशेष व्यवस्था है राजतंत्र में क्रांति का कारण क्या है? विशिष्ट व्यक्ति का अपमान और राजकुल में कलह। निरंकुश तंत्र में अत्यधिक अत्याचारी शासन व गुप्तचर व्यवस्था के पास अधिक शक्तियाँ होना। कुलीन तंत्र में अमीरों की संपत्ति छीनना। ये विशेष व्यवस्था में विशेष कारण है। विशेष व्यवस्था राजतंत्र, निरंकुश तंत्र और कुलीन तंत्र, तीनों में अलग अलग कारण है। अब हम इसके बाद जैसे एक और 6 बताए थे इन्होंने। वर्गतंत्र में गरीबों के साथ अन्याय करना,
संवैधानिक तंत्र में संविधान का अवहेलना न होना, लोकतंत्र में वाग्वीर की उपस्थिति, ये इन्होंने विशेष व्यवस्था में विशेष के कारण बताए हैं। यानी इन्होंने 6 प्रकार की शासन व्यवस्थाओं की चर्चा की थी और 6 में क्रांति के अलग अलग कारण बताए हैं। अब इसके बाद हम क्रांति के रोकने के उपायों की चर्चा करते हैं। पॉलिटिक्स के 7वें भाग में अरस्तु क्रांति के रोकने के उपायों की चर्चा करता है। अरस्तु क्रांति के कारणों की अपेक्षा उपायों पर अधिक बल देता है। क्रांति के वही 2 उपाय बताता है, सामान्य उपाय और विशेष उपाय। सामान्य उपाय वही जैसे कहते हैं कि उसमें किसी भी शासन व्यवस्था में असमानता क्रांति का कारण है, तो अरस्तु ने कहा है कि असमानता को मिटाकर ही हम क्रांति को रोक सकते हैं। दूसरा बताया उन्होंने अन्याय, और अन्याय को रोककर अन्याय की व्यवस्था करके ही हम क्रांति को रोक सकते हैं। विशेष कारण यानी लोभ पर आधारित शासन को लोभ पर आधारित नहीं होना चाहिए, घृणा पर आधारित नहीं होना चाहिए, भय पर आधारित नहीं होना चाहिए, अत्यधिक अत्याचार नहीं होना चाहिए, छोटी मोटी घटनाओं की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनको ध्यान देना चाहिए, संविधान की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, संविधान के अनुसार शासन करना चाहिए। ये रोकने के उपाय हैं। क्रांति के जो कारण बताए इन्होंने, उनका समाधान ही इन्होंने क्रांति को रोकने के उपाय बताए हैं। अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों की आलोचना। कुछ विद्वान अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों की अवहेलना करते हैं। अरस्तु क्रांति संबंधी विचारों की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि अरस्तु क्रांति का संकीर्ण अर्थ बताता है। यदि हमने सबसे पहले बताया था कि ये संकीर्ण अर्थ बताते हैं। क्रांति का मतलब होता है सामाजिक आर्थिक सभी क्षेत्रों में परिवर्तन, जबकि ये केवल राजनीतिक क्षेत्र अर्थात सरकार व संविधानों में परिवर्तन की बात करते हैं। इसलिए इनका क्रांति का जो अर्थ है वह संकीर्ण है। क्रांति को रोकने के उपायों पर अधिक बल दिया जाता है, यानी ये कारण की बजाय रोकने के उपायों पर ज़्यादा बल देते हैं। इसलिए इन्हें रूढ़िवादी विचारक अर्थात इन्हें यथास्थितिवादी विचारक भी कहा जाता है। अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों का महत्व। अरस्तु की क्रांति पर सर्वप्रथम अरस्तु ने ही सबसे पहले क्रांति पर चर्चा की थी। इसके पश्चात अनेक विद्वानों ने क्रांति पर चर्चा की, जैसे बर्ग, मार्क्स, हन्ना अरेंट आदि ने। आज क्रांति राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन चुका है, यानी कि अरस्तु ने क्रांति पर सबसे पहले चर्चा की थी, इसलिए इनके क्रांति संबंधी विचारों का महत्व है। ओके बच्चों, थैंक्स।